खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जो एक तासुर दिया जा रहा है, एक तो जो 6 ग्रुप हैं अमेरिकी मीडिया के या दुनिया के मीडिया के, वन साइडेड सी कहानी हमें सुना रहे हैं, घेरा डाल लिया है, बरतानिया के जहाज आ चुके हैं और जो रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं। हाउ रियलिस्टिक दीज असेसमेंट्स आर, और डू यू थिंक कि ये पीस ऑफ केक होगा जो ईरान है, जिस तरह से उन्होंने शाम में किया, जिस तरह से उन्होंने हर जगह किया, इस पर तो ज़रा रोशनी डालें एक जनाब कसूरी साहब। नहीं, शाम की तो कहानी बड़ी मुख्तलिफ है, उसको तो ऐसे कंपैरिजन नहीं की जा सकती। सिविल वॉर वहाँ कई साल दहाइयों तक बल्कि रही है, इसलिए उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, देखना यह है कि जंग चलेगी कितनी देर, तब उससे पहले कुछ नतीजा अख्ज़ करना मुश्किल है कि इस जंग का क्या एंड गेम क्या है। दूसरी चीज़, आपने जो रजीम चेंज किया है वो भी बात मैं इसको एड्रेस करूँगा। पहले ये है, ये एंड्योरेंस की अब गेम हो गई है अनफॉर्चुनेटली। कौन किस में स्टेइंग पावर ज़्यादा है। इज़राइल को एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का, बहुत भारी एडवांटेज है। नंबर 2, जो उसको बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है अभी हमें, कि वो उनकी एयरफोर्स बहुत सुपीरियर है। ईरान के पास कोई मॉडर्न जहाज़ हैं नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की ओवर द इयर्स कि मिसाइल से ये गैप पूरा करें, और ड्रोन्स भी आए हैं। ड्रोन्स निस्बतन सस्ते हैं और मिसाइल उससे महंगे, और जहाज़ तो बहुत ही महंगे हैं। तो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी ईरान ने बनाई थी, एक तो उनको जहाज़ बेचने को शायद वेस्ट से को तैयार ही नहीं था। जो भी उनकी स्ट्रैटेजी थी उसमें उनकी एयरफोर्स अपग्रेड नहीं हुई। अब हमने देखा है पाकिस्तान इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स का कलीदी किरदार रहा, लेकिन 2 सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट। वी आर नेबर्स, दे आर नॉट नेबर्स। अब ये जो एडवांटेज ईरान को है, अब कोशिश वो ये कर रहा है कि इनकी मिसाइल बैटरीज को ख़त्म कर दें। डिपेंड करता है ईरान के पास अंडरग्राउंड कितनी मिसाइल्स हैं, ये कितनी देर इज़राइल की ज़िंदगी हराम कर सकते हैं। चाहे वो 50 मारे और उसमें से सिर्फ 1 या 2 ही निकल जाएं, तो ज़िंदगी हराम हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी इज़राइल में, क्योंकि आयरन डोम उनका बड़ा इफेक्टिव है। लेकिन ये नहीं है इतना इफेक्टिव कि सारी चीज़ें रोक ले। अगर रोक रहा होता तो नज़र आता, क्योंकि इज़राइल में भी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। ईरान की बदकिस्मती बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं, लेकिन इज़राइल में जो कैजुअल्टीज़ हैं वो उनको ज़्यादा, उनके लिए, क्योंकि छोटा मुल्क है, आबादी छोटी है, उसका असर उतना ही तकरीबन समझें जैसे ईरान में हो रहा है। ये जो आपने पॉइंट उठाया है आयरन डोम वाला, इसी से रहनुमाई चाहूँगा कि ईरान के बारे में यही कहा जाता है कि ईरान पर पाबंदियां थी, उनके टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ ये नज़र आ रहा था। लेकिन ये खबरें ये आ रही हैं कि F-35 गिरा दिया गया, वहाँ आयरन डोम जो है उसको फेल कर दिया गया, और जो उनके जो मिसाइल हैं वो बिल्कुल जो है वो वहाँ पर हिट कर रहे हैं अहदाफ को। ईरान ने ये कहाँ से हासिल कर ली इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी? और आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो इजराइल है वो अमेरिका को इस जंग में खरीदना चाह रहा है, अमेरिका खुद इस जंग में आ जाएगा? जी, मैं इसमें आऊँगा, लेकिन पहले मेरा पॉइंट ये है कि ये एंड्योरेंस की गेम है। अगर ईरान के 2 या 3 मिसाइल भी आयरन डोम को 50 मारे और 2 निकल जाएं, तो इज़राइल की ज़िंदगी हराम हो जाएगी। सवाल ये है कितने दिन, क्या ये 40, 50, 60 दिन खींच सकता है ये ईरान? मेरा ख्याल है खींच तो सकता है। प्रॉब्लम इसमें अब आएगा कि इज़राइल की जो एयरफोर्स है वो बड़े निशाने लगा लगा के उनकी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को अटैक कर रही है, उनकी रिफाइनरीज को अटैक कर रही है। वो तो कर ही रही है, जो न्यूक्लियर उनकी साइट्स हैं उन पे तो कर रही है। लेकिन उसमें एक बात है कि वो इतनी नहीं डैमेज पहुंचा सकते, क्योंकि जो सारे जो उनका ख़ास तौर पे जो फोर्दो में है वो इतनी अंडरग्राउंड है, इतने उनकी हार्डन्ड उनके साइलोज हैं कि उसमें पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। अगर अमेरिका आ गया इस जंग में तो वो कर सकता है, यानी जो गेम आदि इजराइल खेल रहा है बाकी अमेरिका मुकम्मल कर सकता है, क्योंकि वो बंकर बस्टर बम्स भी हैं, वो उसके पास वो टेक्नोलॉजी है। क्या अमेरिका इतना आगे जाएगा? अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं वो एक रोल ज़रूर अदा करना चाह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का रेफरेंस भी दिया है कि मैं यहाँ भी करना चाहूँगा।
अब कई लोग तो समझते हैं कि दोगली गेम है, उनके साथ बात हो रही थी, साथ इजराइल ने हमला कर दिया। अब देखना ही पड़ेगा, तारीख में एकदम तो नहीं पता लगेगा कि ये दोगली गेम थी या इसमें इजराइल ने यह सोचा कि वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है कि ईरान को बेदस्तपा कर दिया गया, जहाँ तक उसके एलाइज थे लबनान में और हमास जो था वहाँ, और इसी तरह शाम में भी यही हो गया। इराक में उनके इत्तेहादी हैं अभी, लेकिन डिपेंड करता है वो कितनी डैमेज इजराइल को कर सकते हैं या इजराइल इराक की हुकूमत कितनी इजाज़त देगी, वो एक दूसरी कहानी है। तो ये ईरान ने अमेरिका या इजराइल ने जब ये सोचा, ऐन मुमकिन है कि अमेरिका को लास्ट स्टेज पे ना लिया हो कॉन्फिडेंस में, लेकिन उसको ये मुकम्मल यकीन था कि अगर उसने ये काम कर दिया, कामयाबी हुई, तो शामिल बाजा हो जाएंगे और क्रेडिट क्लेम करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल में अनफॉर्चुनेट अमेरिका में बहुत पावरफुल इजरायली लॉबी है जिसको बाई पार्टीजन सपोर्ट हासिल है। तो ट्रंप ये भी नहीं कर सकते हैं कि टोटली क्रिटिसाइज करे इजराइल को। तो अभी लेकिन ये देर लंबी, अगर दोगली गेम है तो लंबी नहीं चलेगी। ट्रंप साहब ने ये कहा है कि मैं कोशिश कराना चाह रहा हूँ। अब क्या चाइना और रशिया जो है कोई इसमें रोल अदा करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। चाइना डिप्लोमेटिकली तो कर सकता है। इसी पे रहनुमाई चाहूंगा, इसी बात पे रहनुमाई चाहूंगा कि अगर अमेरिका आ जाता है, डेली मेल ने कहा है कि सदर ट्रंप जो हैं वो जानते थे, उन्होंने खुद मंजूरी दी है, ये डेली मेल ने लिखा है। अगर अमेरिका आ जाता है और जंग करना शुरू कर देता है, जंग में कूद जाता है, तो क्या ईरान की मदद को बाकी कौमें आएंगी या ईरान अकेला रह जाएगा? डेली मेल ने क्या कहा वो तो इतना नहीं है मुस्तनद। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट में आए या टाइम्स में आए दूसरी बात है, आपको तो खुद पता है, डिपेंड करता है किसने कहा है। ये तो सुनी सुनाई स्टोरी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन जो अभी तज्जिया की इसकी इसलिए ज़रूरत नहीं कि मेरे ख्याल में फैसला होना है कि कितने दिन ईरान सह सकता है। अगर ईरान 2-3 मिसाइल्स भी उसकी गुजर जाएं, आयरन 50 मारे, 48 रोक ली जाएं, तो इजराइल की ज़िंदगी हराम हो जाएगी। उस सूरत में ये मुमकिनात में है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आसान हो जाए जब दोनों अच्छी खासी मार खा लें कि जी वो इसमें कोई रोल अदा करें। तो ये डिपेंड करता है, ये 5-4 दिन में मुझे बदनसीबी से होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, रजीम चेंज बड़ा मुश्किल काम है। ये मुझे नहीं लग रहा कि रजीम चेंज कोई ऐसा आसान काम है जिसका इन्होंने नेतन्याहू ने जिक्र किया है। वो तो कहने को एक किस्म की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है जंगों में। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके जर्नल मार भी दिए हैं, उनके इंटेलिजेंस के बंदे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ईरान पे कि किस तरह उसने अलाउ किया इतनी ज़्यादा जासूसी कि ईरानी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, मोसाद के लिए जासूसी ईरानी कर रहे थे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसमें यह भी नहीं पता कि जासूसी का नेटवर्क कितना बड़ा है, कि बाकी जो ईरान की लीडरशिप है किस हद तक बची है। इसके बाद निर्मस जवाब नहीं। हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने चुन चुन को इनको मार दिया। यानी इसका एक तरीका तो, एक तो बंदा दलील ये दे सकता है कि बेवकूफ़ाना काम था, इनको बंकर्स में होना चाहिए था, फलां जगह होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था घरों में। दूसरी चीज़ ये है कि घरों में तो उनको होना नहीं चाहिए था। ये तो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई दे वर देयर। हर एक को नज़र आ रहा था कि हमला होगा। जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई है, क्लियर हो गया था कि हमला होगा। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो नॉन एसेंशियल उनके डिप्लोमेटिक मिशंस में लोग हैं, फैमिलीज, उनको विड्रॉ कर लिया। तो क्यों ये अपने घरों में बैठे थे, ये तो मेरे बिल्कुल मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता। अच्छा, ये तो सूरी साहब आपने ठीक कहा कि बड़ा अटर फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस था ऑन द पार्ट ऑफ देम, उनको देखना चाहिए। मगर अभी जो थोड़ी देर पहले आपने बात की, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वो रजा शाह पहलवी के जो फर्जंद हैं उनको कपड़े इस्त्री करवाने शुरू कर दिए हैं बकौल उनके। मगर सवाल मेरा ये है कि आपने जो रजीम चेंज की हमने मिसालें माजी में देखी हैं, या तो आप फिजिकली आपका फुट ज़मीन पर हो, आप अंदर फौज लेके जाएँ, इराक का मैं इशारा कर रहा हूँ। अगर मैं ऐलान
की बात कर रहा हूँ 73 में, तो आपके पास तो एक पिनोशे होना चाहिए या आपके पास एक कंप्रोमाइज्ड रूलिंग एलीट होनी चाहिए, अगर दीगर मुल्कों की तरफ मैं इशारा कर सकूं। तो आप ये समझते हैं। और फाइनली अगर ये इस तरीके से एक और इराक बनता है तो हमारा बड़ा लंबा बॉर्डर है, हमारा क्या रोल है और हमें क्या करना चाहिए जनाब कसूरी साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे रेजीम चेंज होती इसलिए नज़र नहीं आ रही कि ये लोग ग्राउंड पे बैठे हैं। इजराइल के पास इतनी फौज ही नहीं है ना, कॉमन बॉर्डर है। हाँ, अमेरिका क्या ये रिस्क लेगा? मैं नहीं समझता लेगा। अमेरिका अपने ग्राउंड ट्रूथ भेजेगा? जो उसने वियतनाम में देखा क्या हुआ, उसने इराक में देखा, उसने अफगानिस्तान में देखा है। और अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन डेड सेट है कि वो अपने फौजी मरवाए भेज के दूसरे मुल्कों में। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन ही इस बुनियाद पर लड़ा था। इजराइल की अगर ये कोशिश है कि अमेरिका को खींच ले जंग में, हाँ ये तो हो सकता है कि ईरान को नुकसान है, उसके मिसाइल्स वो रोक लें, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी फौज भेज देंगे। जब तक फौज नहीं भेजेंगे रेजिम चेंज नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। अगर उनको आपने 10 बंदे मार दिए, 20 और भी मार दें, तो वो जो इस वक्त जो लोग एंट्रेंच्ड हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं, चाहे सिविल सर्विस में हैं, फौज में हैं, वो वही हैं जो इस रेजीम के साथी हैं। बंदूकें भी इन्हीं के पास है, चाहे इनके बंदूक इजराइल से कम इनके पास वेपन्स होंगे, लेकिन अपनी पब्लिक की किसी की मजाल नहीं कि कोई बंदा इस वक्त, मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत को उल्टा सके। रजा शाह पहलवी के जो साहबजादे हैं वो ठीक है, वहाँ बड़ी देर से एक रॉयलिस्ट, जैसे नेपाल में भी एक रॉयलिस्ट है अर्ज, कई लोग समझते हैं कि गलत हुआ, उसके दौर में बहुत अच्छा हो रहा था, प्रोग्रेस करता, मौलवियों ने आके बेड़ा गर्क कर दिया, तो एक राय है ना वहाँ। लेकिन रजा शाह पहलवी के ग्राउंड में कौन से सपोर्टर्स हैं? वो कैलिफोर्निया में बैठे होंगे, वो लोग अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, जो समझते हैं कि वो ईरान ज़्यादा अच्छा था। लेकिन वो तो इनकलाब नहीं लाएंगे ना, इनकलाब तो वो लाएंगे जो ईरान में रह रहे हैं। तो मुझे वो नहीं नज़र आ रहा कि कोई इतना मजबूत है कि जो इस्लामी इनकलाब के बाद रेजीम आई है इसको ज़बरदस्ती चेंज कर देगा, सिवाय इसके कि इन्वेजन हो। इन्वेजन भी अमेरिका के ट्रूप्स करें, जो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा।